हेलो एवरीवन। क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर सेकेंड। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा चैप्टर 1 जो है उसको हम लोग थोड़ा सा ब्रशिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट में मेनली हमने पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में, और रिसोर्सेज की जब हमने डेफिनेशन की बात करी थी तो हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जो कि हमारी ज़रूरत को पूरा करती है उसको हम लोग संसाधन के नाम से बुलाते हैं। एवरी सब्सटेंस विच कंप्लीट आवर नीड्स दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। देन साथ ही जब हमने रिसोर्सेज की बात करी तो हमने एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज लिए थे और उन्हीं के बेस के ऊपर हमने फर्स्ट चैप्टर जो है उसको कंप्लीट किया। सेकंड चैप्टर जो है वो उसी रिसोर्सेज को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता है, जिसमें हम लोग वेरियस काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो है उनको हम लोग स्टडी करेंगे, और देन साथ ही हम उनकी यूटिलिटी की बात करेंगे, और देन यूटिलिटी के साथ में वो रिसोर्सेज जो है वो आज कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस आउट कर रहे हैं उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और फिर जब हम लोग रिसोर्सेज की बात करते हैं तो शायद सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्सेज है उनमें अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो शायद सबसे मोस्ट रिसोर्स जो हम लोगों के लिए एसेंशियल है दैट इज़ लैंड रिसोर्सेज। आई थिंक है ना, लैंड रिसोर्सेज जो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लैंड जो है वो हमारी लिविंग का एक मेजर मीडियम है जिसके ऊपर हम लोग है ना जीवित रहते हैं, और दैट्स वाई इसीलिए लैंड रिसोर्सेज जो है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर हमारे अर्थ जो है उसके डिविजन्स की हमने बात करी थी, आप लोगों ने पढ़ा भी है। आप लोगों को मालूम है कि अराउंड 71% पार्ट जो है वो हमारे अर्थ का वो वाटर से कवर है, वहीं पे अराउंड 30% पार्ट जो है वो हमारे अर्थ सरफेस के द्वारा कंप्लीट है। नाउ यही जो 30% जो हमारा अर्थ सरफेस है ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लैंड रिसोर्स के रूप में इस्टेब्लिश होता है। इवनली अगर हम लोग बात करें तो जितना भी जो 30% जो लैंड या जो अर्थ सरफेस जो हमें लैंड के रूप में अवेलेबल है, उस पे सभी जगह पॉपुलेशन जो है वो हमें इक्वली नहीं मिलती। अगर हम लोग बात करें ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। हैबिटेबल का मतलब होता है जहाँ पे लोग जो है वो नहीं रहते। आप देखें तो पूरे हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर पॉपुलेशन जो है वो स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहीं पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लेसर है। नाउ ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज टोपोग्राफी। ऑल ऑफ यू नो, टोपोग्राफी का मतलब होता है सरफेस ऑफ लैंड, यानी लैंड जो है उसका सरफेस कैसा है, क्या वो प्लेन है, क्या वो है ना हाइट पे है, क्या वो एक माउंटेन के रूप में हमारे सामने अवेलेबल होता है, दैट इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। देयर आर द थ्री टोपोग्राफी ऑफ लैंड आर देयर। फर्स्ट वन इज प्लेन्स, देन सेकंड वन इज प्लेट्यू, एंड थर्ड वन इज माउंटेन। नाउ यही टोपोग्राफी जो है ये हमारे पॉपुलेशन जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है। दोज एरिया जहाँ पे प्लेन्स है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हायर है, वहीं पे जहाँ पे माउंटेनियस और जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पर हम लोग देखें तो पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी लेस डेंसिटी में हमारे लिए अवेलेबल होती है। देन सेकेंड वन जो है दैट इज स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। आपको मालूम है माउंटेन्स एरिया जो है, जो उनके स्लोपी लैंड जो है, जो माउंटेन के जो स्लोपी साइड है वहाँ पर आप देखें तो है ना पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी स्पार्सली आपको लोकेटेड मिलेगी, और इसके पीछे रीज़न है कि स्टीप स्लोप्स होने की वजह से वहाँ पे हैबिटेशन एरियाज जो है उनको डेवलप करना पॉपुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, और दैट्स वाई इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी लेस अमाउंट में मिलती है। नाउ नेक्स्ट वन जो है दैट इज थिक फॉरेस्ट एरिया, यानी दोज एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट काफ़ी डेंस है, उन एरियाज़ के अंदर भी हम लोग देखें तो पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी लेस अमाउंट के अंदर हमारे अवेलेबल होती है। नेक्स्ट वन फैक्टर जो है दैट इज क्लाइमेट। ऑल ऑफ ए क्लाइमेट की अगर हम लोग बात करें तो क्लाइमेट जो है वो जिन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा पिक्यूलर है, दैट्स मीन जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है ना टेम्परेचर रहता है या काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, काफ़ी पिक्यूलर कंडीशन हमारे क्लाइमेट की अवेलेबल होती है, उन एरियाज़ में हम लोग देखें तो पॉपुलेशन काफ़ी स्पार्सली हमारे सामने अवेलेबल होती है, काफ़ी लेस अमाउंट में हमारे सामने अवेलेबल होती है। नाउ लास्ट वन जो है दैट इज वाटर लॉगिंग एरियाज। दोज एरिया जो कि वाटर के द्वारा लॉग्स हैं, जहाँ पे एक तरह से कहा जाए वाटर जो है वो ऑलवेज फिल रहता है, उन एरिया काफ़ी ज़्यादा वाटर का अमाउंट है उन एरियाज़ के अंदर भी अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी लेस अमाउंट में या लेस डेंसिटी के अंदर हमारे सामने अवेलेबल होती है। नाउ नेक्स्ट जो टर्म हम लोग जो जिसको है ना रीड आउट कर रहे हैं दैट इज़ लैंड यूज़।
ऑल ऑफ लैंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमने अभी पहले वाली जो स्लाइड है उसमें बात भी करी कि लैंड हमारी लाइफ के लिए काफ़ी जो एसेंशियल जो नीड्स है उनको कंप्लीट करता है। दैट्स वाई इसीलिए जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है उसमें हम लोग लैंड को कैटेगराइज करते हैं। लेकिन लैंड को हम लोग किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, दैट इज़ नोन एज लैंड यूज़। हर कंट्री का लैंड यूज़ पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है, और इसी ये लैंड यूज़ जो है ये कंट्री के डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक शो भी करता है। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अगर हम लोग बात करें लैंड जो है उसके डिफरेंट पर्पसेस हमारे सामने आते हैं, जैसे लाइक एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री एरिया है, माइनिंग एरियाज है, बिल्डिंग हाउसेज है। इवन हम लोग देखें तो हम लोग लैंड को है ना रोड्स और सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं। सो वॉट एवर द यूजेज ऑफ लैंड आर, दैट इज नोन एज लैंड यूज। नाउ लैंड यूज जो है ये हमारे लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा ये डिटरमाइंड होता है। इनमें से अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल फैक्टर्स की हम लोग बात कर सकते हैं, जिसमें टोपोग्राफी, जिसको मैं अर्लियर ही आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। दैन नेक्स्ट वन इज सॉइल। सॉइल जो है वो लैंड यूज़ को काफ़ी हद तक इफेक्ट करती है। दोज एरिया जहाँ पर एक एरिड, एक तरह से कहा जाए सॉइल जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, उन एरियाज़ के अंदर हम लोग देखें तो लैंड यूज़ जो है वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर के लिए होता है। वहीं पे दोज एरिया जहाँ पे सॉइल जो है वो अनफर्टाइल है, उन एरियाज़ में हम लोग देखें तो लैंड यूज़ एग्रीकल्चर को छोड़कर अदर यूजेस में काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है वो भी हमारे लैंड यूज़ पैटर्न जो है उसको इफेक्ट करता है। जहाँ पे क्लाइमेट की पिकुलरिटी होती है वहाँ पे लैंड यूज़ जो है वो डिफरेंट, लैंड का यूज़ जो है वो डिफरेंट मैनर्स में होता है। वहीं पे जहाँ पे इक्विबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है वहाँ पर हम लोग देखें तो एक डिफरेंट टाइप का लैंड यूज़ पैटर्न हमारे सामने आता है। दोज एरिया जहाँ पे मिनरल्स हमें अवेलेबल होते हैं, आपको मालूम होगा कि उन एरियाज़ के अंदर माइनिंग जो है वो मेजर एक्टिविटी है, और दैट्स वाई इसीलिए वहाँ पे लैंड का यूज़ जो है वो माइनिंग के अंदर किया जाता है। इसी के साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर अवेलेबल है वहाँ पे आइदर या तो आपको एग्रीकल्चर लैंड डेवलप मिलेंगे या फिर आपको हैबिटेशन एरियाज लार्जली मिलेंगे, और दैट्स वाई इसीलिए वहाँ पे लैंड यूज पैटर्न डिफरेंट मैनर में हमारे सामने आता है। इसके अलावा सम ऑफ द फैक्टर्स जो कि ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट हैं वो भी लैंड यूज पैटर्न को क्रिएट करते हैं। पहला जैसे पॉपुलेशन, दोज एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन हायर है वहाँ पे लैंड यूज पैटर्न एक डिफरेंट मिलेगा आपको। वहीं पे जहाँ पे काफ़ी कम पॉपुलेशन है वहाँ पे लैंड यूज पैटर्न जो है वो डिफरेंट होगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी हमारे लैंड यूज पैटर्न को काफ़ी हद तक इफेक्ट करती है। टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग लैंड को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन दोज एरिया जहाँ पे टेक्नोलॉजी का अराइवल नहीं है उन एरियाज में हम लोग देखें तो लैंड जो है वो मिनिमम यूज पे किया जाता है। सो टेक्नोलॉजी जो है वो एक और फैक्टर है जो कि लैंड यूज को इस्टेब्लिश करता है। नाउ लैंड जब हम लोग बात करते हैं तो लैंड यूज के बेस के ऊपर ही हम लोग लैंड जो है उसको टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वन इज प्राइवेट लैंड एंड सेकेंड वन इज कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड का मतलब होता है दोज एरिया और दोज लैंड विच इज ऑक्यूपाइड बाय द ग्रुप ऑफ पर्सन और इंडिविजुअल्स। यानी कुछ ऐसा लैंड जहाँ पे या तो है ना कुछ इंडिविजुअल अकेले कुछ लोग हैं जो कि उसको ओन करते हैं, या एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि फैमिली या एक है ना बिजनेस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा वो ओन किया जाता है। ऐसे एरिया को हम लोग प्राइवेट लैंड के नाम से बुलाते हैं। और दूसरा जो है दैट इज कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड जो है बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो दिस काइंड ऑफ लैंड इज यूज बाय द कम्युनिटी। आपको मालूम होगा कम्युनिटी जो है वो सोसाइटीज़ के अंदर डिवाइड होती है जो कि हमारे आसपास के लोग हैं, और जो हमारी सोसाइटी जिस लैंड को यूटिलाइज करती है दैट इज नोन एज कम्युनिटी लैंड। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो कम्युनिटी लैंड जो है आज की डेट में हम लोग इसके लिए एक नया वर्ड यूज करते हैं दैट इज CPR, दैट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनके ऊपर किसी इंडिविजुअल का ऑक्यूपाइड नहीं होते, बल्कि वो एक कम्युनिटी के द्वारा ओन किए जाते हैं। दैट्स व्हाई इसीलिए इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के रूप में हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें तो ये सम ऑफ द लैंड यूज के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को और देन साथ ही लैंड के लिए एक थ्रेट कॉज बन रहे हैं, और इसी की वजह से हम लोग देखें तो ये लैंड यूज जो है वो पैटर्न जो है वो डिफरेंट एरियाज के अंदर एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने आ रहा है। अगर हम लोग बात करें लैंड के लिए जो थ्रेटन जो पॉइंट्स है उनमें सबसे पहला जो है दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। आप लोगों को मालूम होगा क्वालिटी एक मेजर वर्ड होता है जो कि किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अगर किसी सब्सटेंस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। नाउ यही जो क्वालिटी है दैट इज बिलोंग टू डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का लिटरली मीनिंग होता है डिग्रेड ऑफ क्वालिटी, यानी उसकी गुणवत्ता में कमी आना। जब लैंड के अंदर जब उसकी गुणवत्ता में जब कमी आती है तो दैट इज लैंड डिग्रेडेशन के नाम से बुलाते हैं उसे।
नाउ नेक्स्ट वन इज लैंडस्लाइड्स। आप लोगों ने माउंटेनियस रीजन के बारे में सुना होगा, आप गए भी होंगे, आपने देखा भी होगा कि जब है ना रेनफॉल वाला सीजन होता है, उस सीजन के अंदर जो माउंटेन्स के ऊपर जो रॉक्स हैं वो स्लाइड्स होती हैं, नीचे की तरफ गिरती हैं, दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड्स। और लैंडस्लाइड जो है इसकी वजह से भी हमारा एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय होता है। नेक्स्ट वन इज सॉइल इरोजन। आप लोगों ने इरोजन का मतलब होता है सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और जब हम लोग सॉइल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब लिटरली मीनिंग ये होता है कि सॉइल का वन प्लेस से अदर प्लेस की तरफ मूव हो जाना। सॉइल इरोजन जो है इसकी वजह से, ये आगे वाले चैप्टर में हम लोग या आगे नेक्स्ट जो कमिंग जो हमारे पॉइंट है उसमें हम लोग इसको बेटर तरीके से पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन जो है ये भी एक एनवायरनमेंट की एक मेजर थ्रेट है। डेजर्टिफिकेशन दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थ्रेट, क्योंकि आज आप देखें तो दोज एरिया जहाँ पे फर्टिलिटी नहीं है, जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं होती, वहाँ पे लैंड जहाँ पे यूज़ नहीं होता, वहाँ पे लैंड की क्वालिटी धीरे धीरे डिग्रेड होती है, और डिग्रेड होने के बाद में सॉइल पार्टिकल लूज होने के बाद में वहाँ पे धीरे धीरे डेजर्ट्स जो है वो क्रिएट होना शुरू होते हैं। बेसिकली दोज एरिया जहाँ पे एरिड रीजन है, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, उन एरियाज़ के अंदर हम लोग देखें तो डेजर्टिफिकेशन का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है। ना इसी के साथ में हम लोग बात करें तो इनके अलावा भी हम लोग देखें तो सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक मेजर थ्रेट के रूप में हमारे सामने आती है। दैट इज़ वन इज़ एग्रीकल्चर। नाउडेज हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, और इसकी वजह से दोज लैंड जहाँ पर फॉरेस्ट या दूसरी चीज़ें अवेलेबल थी, हमने उसको कन्वर्ट किया एग्रीकल्चर लैंड के अंदर, और इसकी वजह से भी हम लोग देखें तो एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। नाउ इसी के साथ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ में अगर हम लोग बात करें तो दैट इज़ कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। पॉपुलेशन बढ़ती गई, पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ में उनके हैबिटेशन एरियाज़ बढ़ाने गए, और जब हैबिटेशन एरियाज़ डेवलप किए गए, जब कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ की गई, तो डेफिनेटली आसपास का जो एनवायरनमेंट जो था उसको भी कई सारी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। नाउ प्रीवियस जो स्लाइड्स जो थी उसमें हमने ना थ्रेड्स की बात करी थी, और थ्रेड्स के साथ में ही हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग है ना किसी चैलेंज की बात करते हैं तो हमें उस चैलेंज को कॉप अप करने के मेथड्स जो हैं उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना होता है। दैट्स वाई इसीलिए हम लोग एक और जो टर्म है उसको हम लोग रीड आउट करेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। कंजर्वेशन मतलब आप किस चीज़ को किस तरह से आप कंजर्व कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। सो नाउ एक हमारे लिए जो चैलेंज है वो है कि लैंड रिसोर्सेज जो है उनको हम लोग किस तरह से सेव कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो दैट इज ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing these natural resources. ऑल ऑफ यू, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई, और पॉपुलेशन के साथ साथ में हमारी जो डिमांड्स है वो डिमांड्स भी बढ़ती गई, और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए हम लोगों का जो सबसे पहला जो टारगेट मिला पड़ा टारगेट रहा वो फॉरेस्ट कवर एरियाज रहे। फॉरेस्ट को हमने लार्ज स्केल के ऊपर कट किया, और वहाँ के जो लैंड है उसको हमने एग्रीकल्चर लैंड के अंदर क्रिएट किया, और नाउ इसकी वजह से ही हम लोग देखें तो एक लार्ज स्केल के ऊपर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे वो डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हुए। नाउ जब नेचुरल रिसोर्सेज जब है ना फॉरेस्ट कवर एरियाज जब डिस्ट्रॉय हुए, एरेबल लैंड जो है उसका है ना एक तरह से कहा जाए परसेंटेज बढ़ता गया, तो यहाँ पर एक चैलेंज जो हमारे सामने आया वो यही था कि जो लैंड है उसको किस तरह से प्रिजर्व किया जा सके। नाउ जब हम लोग लैंड डिग्रेडेशन के बाद, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वालिटी ऑफ लैंड जब कम होता है, रिड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। आज आप देखें तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन एक चैलेंज के रूप में है। हम लोग राजस्थान के साथ में है, राजस्थान में बिलोंग करते हैं, और राजस्थान का एक बड़ा एरिया जो है आइधर या तो डेजर्ट्स के रूप में है, या फिर जो है ना ईस्टर्न राजस्थान जो है वहाँ पे चंबल जैसा एरिया है जो कि हमारे लैंड डिग्रेडेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ जब लैंड का डिग्रेडेशन हुआ तो इसको हम लोग किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, इसके लिए सम ऑफ द कॉमन मेथड्स हैं। वन इज फॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन इज अ टोटली रिवर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में हम लोग फॉरेस्ट को कट करते हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। एफॉरेस्टेशन में हम लोग फॉरेस्ट एरियाज जो है उसको इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट वन इज लैंड रिक्लेमेशन। लैंड जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है उसको रिक्लेम करना, उसको वापस से एक तरह से कहा जाए वापस उसको फर्टिल एक लैंड के रूप में उसको कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड लैंड रिक्लेमेशन। स्पेशली दोज एरिया जो कि वाटर फिल एरियाज हैं वहाँ पे लैंड रिक्लेमेशन हम लोग एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग हमारे लैंड रिसोर्स जो है उसको कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है दैट इज रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स।
ये एक तरह से कहा जाए केमिकल पेस्टिसाइड्स। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ पंजाब का। पंजाब जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में पेस्टिसाइड्स के यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़े और इन पेस्टिसाइड से स्टार्टिंग डेज में फार्मर्स को बहुत बेनिफिट मिला। लेकिन नाउ डेज आप देखें तो वहाँ पे केमिकल पेस्टिसाइड्स की वजह से वहाँ पे जो क्रॉप है उसके परसेंटेज में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हुई है। नाउ इसकी वजह से ये माना गया, क्योंकि है ना पेस्टिसाइड अगर ज़्यादा लैंड के ऊपर रखे छिड़के जाएंगे तो डेफिनेटली वो फर्टिलिटी जो है उसको रिड्यूस करेगा। तो दैट्स वाई इसीलिए रेगुलेटेड यूज़ यानी केमिकल पेस्टिसाइड जो है उनको रेगुलेट करना एक मेजर वर्क है जिसके द्वारा हम लोग लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है दैट इज फर्टिलाइजर एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग। दोज एरिया जहाँ पर है ना एनिमल रेयर किए जाते हैं और एनिमल रेयरिंग के फॉर्डर के रूप में जो ग्रासलैंड्स हैं उन ग्रासलैंड्स को जब है ना एनिमल्स के द्वारा जब ओवर ग्रेज कर दिया जाता है, इसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना और देन साथ ही फर्टिलाइजर्स जो है उनके रेगुलेट यूज करना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मैथड जिसके द्वारा हम लोग लैंड रिसोर्स जो है उसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन जो टर्म हमारी है दैट इज सॉइल। ऑल ऑफ यू, सॉइल दैट इज रिलेट विद द लैंड। और इवन अगर हम लोग बात करें, जैसे हमने बात करी थी कि लैंड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई लैंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, आई थिंक है ना मोस्ट ऑफ द जो एडुकेट आंसर जो हमारा होगा दैट इज बिकॉज ऑफ द सॉइल लैंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। आई थिंक है ना सॉइल जो है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल से हमारी कई सारी नीड पूरी होती है और दैट्स व्हाई इसीलिए सॉइल जो है ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में आता है। जब हम लोग सॉइल की डेफिनेशन की बात करते हैं तो द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। यानी जो लैंड है उसका ऊपर का जो पार्ट है एक बहुत थिन सी जो लेयर है जहाँ पे हमें ग्रेनी सब्सटेंस यानी बहुत छोटे छोटे कण के रूप में सब्सटेंस अवेलेबल होता है, उसको हम लोग सॉइल के नाम से बुलाते हैं। और फिर जब सॉइल की बात की जाती है तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि सॉइल जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है या सॉइल जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ऑल ऑफ सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो सॉइल को बनने के पीछे कई सारे फैक्टर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल्स है, वेदर्ड रॉक है जो कि हमारे अर्थ के ऊपर अवेलेबल होती हैं। सो दीज आर द सब्सटेंस जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ज़्यादा बेटर पढ़ेंगे कि किस तरह से ये सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक सॉइल फाइल एक ना उसका ना इमेज जो है वो आपके सामने दी गई है। इसमें आप देखें तो सॉइल जो है उसकी कुछ है ना हमने इसको लेयर्स के अंदर डिवाइड किया है। टॉप ऑफ द सॉइल जो है दैट इज नॉन एज ह्यूमस, जो कि है ना एक तरह से कहा जाए एक प्रोडक्टिव सब्सटेंस है हमारे सॉइल का। देन इसी के साथ में ह्यूमस के बाद में टॉप सॉइल और उसके बाद में सब सॉइल हमारे सामने अवेलेबल आती है। नेक्स्ट वन आप देखिए तो दैट इज वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स, यानी जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर हमारे सामने आते हैं। और नेक्स्ट वन जो है दैट इज बेड रॉक एरिया। ये सॉइल फाइल का एक है ना इंपॉर्टेंट पिक्चर जो है वो आपके सामने इस स्लाइड के ऊपर दी गई है। ऑल ऑफ यू, सॉइल जो है उसके फॉर्मेशन के लिए मैंने अभी आपको जैसे बताया कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए कई सारे फैक्टर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके सामने जो ये इमेज दी है इस इमेज में वही फैक्टर्स जो हैं उनके बारे में हमने बात करी है। सॉइल को कई सारे फैक्टर्स जो है वो है ना अफेक्ट करते हैं, जिनमें से सबसे पहला जो है दैट इज पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब होता है ऐसी रॉक जिसके द्वारा जिसको ना वेदर्ड होने के, वेदर्ड का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना, और वही छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे छोटे सब्सटेंस जो है वो आगे चलकर ह्यूमस या सॉइल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। पेरेंट रॉक जो है इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये सॉइल को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है, जिसमें से अगर हम लोग बात करें सॉइल का कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी, इसका मिनरल कैसे होंगे, सॉइल के अंदर कंटेंट्स कौन कौन से होंगे, इन सभी की अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिफाइन की जाती है पेरेंट रॉक के द्वारा। पेरेंट रॉक के अलावा सेकेंड जो फैक्टर जो कि सॉइल को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है दैट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट में हम लोग बात करें तो टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि है ना सॉइल को इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर जो है वो सॉइल को इफेक्ट करता है। दैन साथ ही रेनफॉल जो है, जहाँ पे दोज एरिया जहाँ पे काफ़ी हाईली रेनफॉल एरियाज हैं वहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी हायर होता है कंपेयर टू दोज एरिया जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम है। दैन साथ ही अगर हम लोग बात करें तो क्लाइमेट जो है वो ह्यूमस को भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन फीचर जो है दैट इज रिलीफ। रिलीफ के अंदर हम लोग बात करें तो ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट ऑफ द लैंड। जो दोज एरिया जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं उनके हम लोग है ना उन एरियाज़ के अंदर सॉइल जो है
और दोज एरिया जो कि काफ़ी लोअर हैं, उन एरियाज़ की जो सॉइल है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हमारे सामने आते हैं। इसी तरह से स्लोप देन डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ये दोनों फैक्टर जो है ये हमारी जो सॉइल है उसके एक्यूमुलेशन दैट्स मीन उसकी डेंसिटी जो है उसको काफ़ी हद तक इफेक्ट करते हैं। नाउ फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक तरह से कहा जाए ये तीनों फैक्टर्स जो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे ह्यूमस फॉर्मेशन को काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू ह्यूमस, मैंने अगेन आपको बता रहा हूँ कि जो सॉइल की जो टॉप लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड ह्यूमस, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव सब्सटेंस है सॉइल का। दैट्स वाई इसीलिए हम लोग देखें तो यहाँ पे फ्लोरा फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये तीनों फैक्टर्स मिलकर यहाँ पर ह्यूमस जो है उसके फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। देन टाइम, टाइम इज ऑल्सो एक तरह से कहा जाए ये थिकनेस ऑफ सॉइल जो है उसको काफ़ी हद तक डिटरमाइन करता है। जिस सॉइल के ऊपर या जिस लैंड के ऊपर हम लोग प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, हमेशा आप याद रखिएगा कि इसके फॉर्मेशन में करोड्स ऑफ ईयर्स का टाइम लगा है। नाउ यही जो टाइम जिन एरियाज के अंदर है ना धीरे धीरे टाइम निकलता रहता है, वहाँ पे हम लोग देखें तो थिकनेस ऑफ सॉइल जो है वो इंक्रीज होती रहती है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग है ना इसी के पार्ट सेकंड को लेकर हम लोग है ना स्टडी करेंगे। थैंक यू अगेन।